ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय विज्ञान। हमारा दूसरा चैप्टर भोजन के घटक का दूसरा भाग 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है। आपको बुक के चित्र में दिखाया गया है कि प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं, जैसे पादप स्रोत क्या है, जंतु स्रोत क्या है, ये आपको चित्र में देख करके समझ लेना है। अब प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। यानी प्रोटीन किस लिए आवश्यक है? हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए। विटामिन हमें रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। ऊपर आप ये बुक में चित्र देख लीजिए। अब चित्र में कुछ खनिज लवणों के स्रोत भी दिखाए हैं, कैल्शियम के स्रोत, लोहे के स्रोत, फास्फोरस के स्रोत। ये आप चित्र को देख करके समझ जाएंगे। आगे हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। यहाँ पर अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जैसे चावल में हमें और कई तरीके के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा उपस्थित होने की वजह से हम चावल में ऐसा मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त वो खाद्य पदार्थ है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश में मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे शरीर में भोजन के लिए आवश्यक है और इनका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण के साथ साथ हमारे भोजन में रुक्षांश यानी रेशेदार आहारों का भी आवश्यकता होती है। ये जो रेशे या रुक्षांश प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, इससे हमें हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, मतलब खनिज लवण या प्रोटीन, विटामिन की तरह हमारे शरीर की वृद्धि या विकास के लिए आवश्यक तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इनका महत्व हमारे खाद्य पदार्थों में या हमारे शरीर के लिए बहुत होता है। पानी और ये रुक्षांश ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या
क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? हाँ, तो जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं या दाल खाते हैं तो उसमें भी पानी की मात्रा होती है। यह हम लोग क्रियाकलाप 3 में पढ़ते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम जल में डालते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि चावल सूखा होता है, लेकिन उसको पकाते समय उसमें हम लोग पानी डालते हैं। दाल सूखा होता है, लेकिन उसमें पानी, नमक, हल्दी वगैरह डालते हैं, तो उसमें भी पानी की मात्रा प्राप्त होती है। इसी तरह फल और सब्जियां हैं तो सब्जी आलू को काटते समय देखिएगा तो चाकू गीले गीले, और जहाँ पे रख के काटते हैं या हाथ हम में लिए हैं तो हाथ गीले गीले टाइप के दिखते हैं। इसलिए पता चलता है कि उसमें पानी की मात्रा है। टमाटर वगैरह इस तरीके से तो हमें उसमें हमारे जो शरीर को जल की आवश्यकता होती है, वो इन्हीं खाद्यान्न के द्वारा ही हमारे शरीर में उस जल की पूर्ति हो जाती है। अगला है 2.3 संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जो भी हम भोजन में लेते हैं उसमें हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना आवश्यक होता है। उसके साथ साथ रुक्षांश और जलों का भी होना आवश्यक होता है। इस तरीके के जो अगर हम खाद्य पदार्थ लेते हैं आहार में, तो उस आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है? हाँ, तो सभी व्यक्ति को एक ही जैसा आहार की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बच्चों को अभी वृद्धि विकास करना है तो उनको अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्ति इतना कठोर भोजन कुछ होते हैं तो वो नहीं पचा सकते, तो उनके लिए कुछ अलग प्रकार के भोजन होते हैं। और शारीरिक कार्य के ऊपर भी आधारित होता है। कोई बैठा ही सारा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा वाली आहार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोई शारीरिक श्रम वाला काम करता है तो उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से शारीरिक कार्य के आधार पर भी हमारे भोजन में, आहार में भिन्नता होती है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम दूध और अंडे या काजू बादाम खाएं तो ही हमारे शरीर में वसा या कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होगी। इसके लिए हम हल्का भी कोई भी भोजन लेंगे, पालक, सत्तू भी खाते हैं तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो भी पहुंच सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाया भी जाना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हों। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। जैसे वह आप लोगों को पहले बताया गया था कि मूंगफली के छिलके, मूंगफली को हम खाते हैं या भुना हुआ चना खाते हैं तो उसके छिलके को हम लोग मसल करके निकाल देते हैं, तो उसके छिलके में भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पोषक तत्व नष्ट न हों,
छिलके के साथ ही हमें चना खा लें, सींगदाने खा लें, तो हमारे साथ में जितने उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं वो पहुंच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभप्रद प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जियां, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? जैसे अभी हम लोग चावल पकाए तो अगर चावल का पानी चावल के साथ में ही पका है, रहने दिए तो वो ठीक, अगर उसके पानी को निकाल करके गिरा देते हैं तो वो हमारे चावल का आधा समझिए तो जो पोषक तत्व है वो निकल जाता है। इसी तरह आलू को उबाल करके फिर उसके बाद या पालक को उबाल करके उसके पानी को निकाल दिया और उसकी सब्जियां बनाएं तो इस तरीके से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक हो सके हमें कच्चा ही इसको पका करके, पानी ना निकाले उसका, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है भोजन में। भुजों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेंडा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए वसा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शारीरिक कार्य के अनुसार ही हमें वसा का मात्रा लेना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हम लेंगे तो वो हमारे मोटापे का कारण बनेगा। दूसरा है 2.4 अभावजन्य रोग। यानी हम इन प्रोटीन या वसा या कार्बोहाइड्रेट या किसी भी प्रकार की विटामिन या पोषक तत्वों की कमी से जो भी रोग होता है वो रोग अभावजन्य रोग कहलाता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पका रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी हम किसी भी तरीके के पोषक तत्व में, जैसे मान लीजिए कि विटामिन सी की कमी हमें लंबे समय से होता आ रहा है तो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से रोग, किसी भी प्रकार का रोग हमें हो सकता है। तो वो लंबे समय से किसी भी पोषक तत्वों के अभाव के कारण जो भी रोग होता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी उसके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, यानी उसके शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां उपस्थित हो सकती हैं। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यानी अगर हम हर समय संतुलित आहार लेते रहेंगे तो इस तरीके के अभावजन्य रोगों से हम बच सकते हैं। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए हम लोग देखते हैं सारणी 2.3 में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। विटामिन या खनिज लवण, उस अभावजन्य रोग और विकार और उसके क्या लक्षण होते हैं वो।
यानी विटामिन ए के कमी से क्या होगा, क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कि नज़र से कम दिखने लगेगा। तो उसके लक्षण कैसे पता चलेंगे, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये हम अगर इस तरीके का लक्षण दिखाई देता है तो उससे पता चलता है कि विटामिन ए की कमी है। अगला विटामिन B1, यानी उसकी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी। उससे उसका लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। वो आदमी थोड़ा सा भी काम करके जल्दी थक जाए, उसके मांसपेशियां एकदम पतले पतले हों, ये सब तरीके का अगर लक्षण दिखाई पड़ता है तो उससे हमें पता चलता है कि विटामिन बी की कमी है। और विटामिन बी की कमी से हमें कौन सा रोग हुआ, बेरी। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग का लक्षण क्या होगा, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। इसी तरीके से विटामिन डी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स के लक्षण क्या होंगे कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कुछ बच्चों के पैर थोड़े गोले टेढ़े में होते हैं या हाथ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उससे उसके लक्षण को देख करके पता चल जाएगा कि इसके विटामिन डी की कमी हुई है, जिससे उसको रिकेट्स रोग हुआ है। कैल्शियम की कमी से होता है अस्थियों और दंत क्षय। इससे यानी कि हड्डियों और दांतों में खराबी आती है। उसका लक्षण क्या होगा कि कमज़ोर अस्थियां होती हैं, दंत क्षय यानी दांत खराब होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और ये घेंघा रोग का लक्षण क्या होता है कि गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है, दिमाग थोड़ा कम काम करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सुस्त दिमाग का है। तो इस तरीके का अगर कोई लक्षण दिखता है तो समझ जाना है कि उसको आयोडीन की कमी है। फिर अगला है लोह। उससे कौन सा रोग होता है, अरक्तता, जिसे एनीमिया भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, कमज़ोरी होती है, शरीर थोड़ा हल्का पीला पीला टाइप का दिखाई पड़ेगा। तो हमारे शरीर में खून की कमी होने से उससे पता चल जाता है कि इसके में, जिसे आयरन बोलते हैं, आयरन की कमी हो गई है। तो ये लोहे की कमी से हमारे शरीर में इस तरीके का अरक्तता की बीमारी उपस्थित होती है। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर भोजन के घटक ख़त्म होता है।